Hello students, welcome to your own YouTube channel Oceanic Maths Infinity. Today we are going to solve NCERT miscellaneous exercise based on chapter 1 and question number 5 to 10. Then coming to the topic, let's start now. Question number 6 है show that for any sets A and B, A is equal to A intersection B union A minus B and A union B minus A is equal to A union B. तो सबसे पहले हम इसमें ये प्रूव करेंगे कि A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. तो प्यारे बच्चों, हम A माइनस B को क्या लिख सकते हैं? जैसे A माइनस B की डेफिनेशन क्या होती है? इफ X बिलोंग्स टू A माइनस B, what does it mean? This implies that X belongs to A and X does not belong to B. अगर इसी को हम कंबाइन करके राइट डाउन करें तो X belongs to A and X belongs to B complement. और इसको अगर हम अब कंबाइन कर लें तो इसका मतलब होगा X belongs to A इंटरसेक्शन B complement. इसका ये मतलब हुआ कि A माइनस बी को लिखा जा सकता है A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. तो यहां हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि हमें प्रूव करना है A इक्वल टू A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B. तो डियर स्टूडेंट्स, A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B यूनियन A माइनस B को आप राइट डाउन कर सकते हैं A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट. अब आप देखेंगे कि यहाँ पे इंटरसेक्शन दो बार आया है, बीच में यूनियन है, तो आप यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन B यूनियन B बार. क्योंकि अब आप इसको अगर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से एक्सपेंड करें तो क्या आएगा? A इंटरसेक्शन B हो जाएगा यूनियन A इंटरसेक्शन B बार हो जाएगा. यानी इससे ऊपर वाला लिखा जा सकता है. तो ऊपर वाली स्टेप से हम नीचे आ सकते हैं, नीचे वाली स्टेप से ऊपर जा सकते हैं. तो फिर हम ऊपर वाली स्टेप को ऐसे राइट डाउन कर सकते हैं. ठीक है, तो ये हमने कहां से लिखा? क्योंकि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. और अगर ये प्रॉपर्टी कुछ स्टूडेंट्स को समझ नहीं आई है तो वैसे तो हमने पहले भी आपको इस मिसलिनियस एक्सरसाइज के जब क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सोल्व किए थे वहां आपको हमने बताया था, लेकिन फिर भी मैं इसको रिपीट कर देता हूं. डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का ये मतलब है, नंबर 1, अगर आपको यूं शो करना है कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो दिस कैन बी रिटन एज A यूनियन B. A यूनियन B, बीच में इंटरसेक्शन है वो यहां एज इट इज आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन पे यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. तो A यूनियन B हो जाएगा, इंटरसेक्शन होके A यूनियन C आएगा. और अगर स्टूडेंट्स ऐसे लिखा हो कि A इंटरसेक्शन B यूनियन C, तो दिस कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B. और बीच में यूनियन है तो वो यहां आएगा, और फिर A इंटरसेक्शन C, यानी कि जो इंटरसेक्शन है वो ओवर यूनियन डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. तो A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C, इसी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं. तो अगर ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसे कर सकते हैं. यानी लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हम राइट डाउन कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं. तो इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हमने ऊपर वाली स्टेप को A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को लिखा A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. अब डियर स्टूडेंट्स, दिस कैन बी रिटन एज A इंटरसेक्शन B यूनियन B कॉम्प्लीमेंट. क्या होता है? अगर हम किसी सेट में उस सेट के कॉम्प्लीमेंट का यूनियन कर लें तो हमें पूरा यूनिवर्सल सेट मिल जाएगा. तो ये कंप्लीट यूनिवर्सल सेट के इक्वल होगा. U मीन्स यूनिवर्सल सेट. इसको आप वेन डायग्राम से भी समझ सकते हैं. जैसे कि कोई सेट है A, तो A सेट इस पूरे रीजन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, नंबर 1, नंबर 2. नंबर 1 रीजन सेट A को रिप्रेजेंट करता है और रीजन नंबर 2 A कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करता है. तो अगर हमने
ए और ए कॉम्प्लीमेंट यानी रीजन नंबर 1 और 2 को इंक्लूड कर लिया तो पूरा यूनिवर्सल सेट यानी कि पूरा रीजन इस रेक्टेंगल का इंक्लूड हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। और चाहे ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट हो तो भी यूनिवर्सल सेट आएगा, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट है तो भी यूनिवर्सल सेट आएगा, सी यूनियन सी कॉम्प्लीमेंट है तो भी यूनिवर्सल सेट होगा। ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो अगर हम सेट ए के साथ यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लेंगे तो क्या आएगा, दोनों में कॉमन क्या है। अब यूनिवर्सल सेट तो बहुत बड़ा सेट है, ए उसका एक सबसेट होता है, तो फिर जो सबसेट है वो इंटरसेक्शन में आएगा, क्योंकि कॉमन तो फिर सेट ए होगा ना, तो फिर सेट ए आएगा। और यही हमें प्रूव करना था कि इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू सेट ए है, जो कि हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। इस ढंग से हम इसको शो कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हम इसके सेकेंड पार्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो अगर यूनियन बी माइनस ए यूनियन बी माइनस ए, ये हमें प्रूव करना है ए यूनियन बी के इक्वल, तो बड़ा ही सिंपल है। यहां पे ऐसे ही लिखा जाएगा कि पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, ए यूनियन बी माइनस ए। और प्यारे प्यारे बच्चों, b माइनस ए को क्या लिखा जा सकता है, अभी अभी मैंने आपको बताया b माइनस ए कैन बी रिटन एज b इंटरसेक्शन a कॉम्प्लीमेंट, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि यूनियन इंटरसेक्शन पे डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो दिस कैन बी रिटन एज a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट। और इसको आगे सिंप्लीफाई करें तो ए यूनियन बी एज इट इज इंटरसेक्शन ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। हम किसी सेट ए में उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन ले लें तो ये भी आपको बताया था, इससे यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, यू आएगा, यू का मतलब है यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी में यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन लें तो ए यूनियन बी जो होगा वो यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होगा। ठीक है, यूनिवर्सल सेट तो एक बहुत बड़ा सेट होता है जिसमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सेट ए और बी पे हम जितने भी ऑपरेशंस हैं वो करेंगे, वो सारे यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स में आएंगे। तो फिर यहाँ ए यूनियन बी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट है, तो इंटरसेक्शन आप प्यारे बच्चों लेंगे तो वो ए यूनियन बी ही आएगा। ठीक है, इसको आप समझ सकते हैं ना, जैसे यूनिवर्सल सेट में आपने ए यूनियन बी लिया तो ए यूनियन बी का मतलब ये रीजन हो जाएगा। मान लीजिए ये सेट ए है, ये बी है, ए यूनियन बी में ये जो रेड कलर से मैंने शेडेड किया है पोर्शन, वो ए यूनियन बी में इंक्लूड होगा। अब आपको इंटरसेक्शन लेना है यूनिवर्सल सेट के साथ। अब यूनिवर्सल सेट ये पूरी रेक्टेंगल है, इसके साथ आपको इंटरसेक्शन लेना है यानी कॉमन देखना है, तो दोनों का कॉमन रीजन यही आएगा जो रेड कलर में हमने शेडेड किया है, यानी कि ए यूनियन बी ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ए यूनियन बी और ए यूनियन बी राइट हैंड साइड है। यही हमें प्रूव करना था कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इसको प्रूव करने के लिए आपको जिस कॉन्सेप्ट की ज्यादा जरूरत पड़ी वो क्या है, इसके लिए हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ी। एक तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी रिक्वायर्ड है और दूसरा आपको यह भी पता होना चाहिए कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट ये ए यूनियन बी होता है। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट, तो ये भी ए इंटरसेक्शन बी आएगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट का ये सबसेट होगा। ए इंटरसेक्शन बी भी यूनिवर्सल सेट का एक सबसेट होता है, तो सबसेट का किसी सेट बड़े सेट के साथ हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो वही सेट आता है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी का यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी ही आएगा। तो प्यारे बच्चों, ये इतना सिंपल है। तो इस ढंग से हमने क्वेश्चन नंबर 6 को सोल्व किया। अब हम मूव करते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। तो 7th क्वेश्चन क्या है, यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स शो दैट। हमें यहां सेट्स की प्रॉपर्टीज का यूज करना है और इसको प्रूव करना है। तो सेट्स की क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपको यहां दिखाई दे रहा है कि यूनियन और इंटरसेक्शन, तो यहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज होगी, ये हमें ऑब्जर्वेशन से ही पता चल रहा है। ऐसे ही सेकेंड पार्ट में ए इंटरसेक्शन और फिर अंदर ब्रेसिस में यूनियन दिया हुआ है,
तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। क्या? ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, हमें प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू सेट ए के इक्वल है। तो दिस कैन बी रिटन एज, हम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो ऐसा आप यहां मेंशन कर सकते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसके बाद ए यूनियन ए कैन बी रिटन एज सेट ए, क्योंकि आप किसी सेट ए के साथ उसी का यूनियन ले रहे हो, उसी के एलिमेंट्स को उसमें मिला रहे हो, तो क्या होगा, वो एलिमेंट्स एक बार ही लिखे जाएंगे, दोबारा आप उसको मिलाएंगे तो सेट्स में एक एलिमेंट को बार बार लिखना अलाउड नहीं होता है, तो इसलिए रिपीटिशन नहीं होगा। तो ए यूनियन ए सेट ए के ही इक्वल आएगा। और इसका इंटरसेक्शन है ए यूनियन बी के साथ। आपको ध्यान होना चाहिए कि सेट ए का हम सेट ए के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आ जाएगा, सेट ए का सेट ए से इंटरसेक्शन लेते हैं तो भी वही सेट आएगा, यानी सेट ए के इक्वल आएगा। इसी तरह से अगर हम ए यूनियन बी का सेट ए के साथ इंटरसेक्शन लें तो क्या आएगा, इसको हम वेन डायग्राम से अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसमें टू सेट्स हैं, सेट ए एंड बी, और सेट ए एंड बी में आप देखेंगे कि ए यूनियन बी क्या होगा, ये मैंने रेड कलर से शेडिड पोर्शन है, ये ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, तो ये ए यूनियन बी है। अब ए यूनियन बी का कॉमन देखना है सेट ए के साथ, तो सेट ए में जो रीजन है मैं उसको ग्रीन कलर से शेडिड कर देता हूं। तो ए यूनियन बी और सेट ए का कॉमन क्या है, सेट ए ही कॉमन है, तो दिस कैन बी रिटन एज सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी कैन बी रिटन एज सेट ए, और यही हमें प्रूव करना था। दिस इज राइट हैंड साइड, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस ढंग से हम इसको शो कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। अब सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम सेकेंड पार्ट को भी शो कर सकते हैं। तो अगर हम सेकेंड पार्ट को प्रूव करें तो उसमें भी पहले देखना पड़ेगा कि लेफ्ट हैंड साइड क्या है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, तो यहां भी आप डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। इंटरसेक्शन यूनियन के ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो इसको हम यूज करें तो ए इंटरसेक्शन ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस कैन बी रिटन एज ए इंटरसेक्शन ए सेट ए के इक्वल होता है, यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए इंटरसेक्शन बी और ए का आप यूनियन लेंगे तो वो क्या आएगा, इसको वेन डायग्राम से इजीली समझा जा सकता है। ये हमारा यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, तो इसमें अगर हम टू सेट्स ले लें, इसके सबसेट्स सेट ए एंड सेट बी, तो ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। अब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या है, जो ग्रीन कलर से हमने जिस पोर्शन को शो किया है ये ए इंटरसेक्शन बी है, और ए इंटरसेक्शन बी के साथ सेट ए का यूनियन लेना है, यानी सेट ए को ज्वाइन करना है। तो ए इंटरसेक्शन बी के साथ आप सेट ए को ज्वाइन करेंगे तो ये पूरा ग्रीन पोर्शन आ जाएगा, और ये जो ग्रीन पोर्शन है ये पूरा सेट ए है। तो दिस कैन बी रिटन एज ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी रिप्रेजेंट्स कंप्लीट सेट ए। तो दिस इज इक्वल टू ए, इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। तो इस ढंग से आप वेन डायग्राम से इस कॉन्सेप्ट को कि ए इंटरसेक्शन बी का सेट ए के साथ यूनियन सेट ए होता है, ये आप इस डायग्राम से, वेन डायग्राम से समझ सकते हैं। और यहां हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज किया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और वेन डायग्राम के यूज से आप इस क्वेश्चन को इजीली प्रूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिए, अगर हमें इस क्वेश्चन को प्रूव करना था तो वो हम बिना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के भी डायरेक्ट प्रूव कर सकते थे। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की क्या ज़रूरत थी? हमने अभी जिस मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व किया उसको मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन बोलते हैं, जो कि एक सही मेथड नहीं है, क्योंकि हम यहाँ डायरेक्ट ही ऐसा जैसे कर सकते थे। जैसे हमें ये प्रूव करना था कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू ए,
तो ये प्रूव करने के लिए तो हम वेन डायग्राम शुरू से ही अप्लाई कर सकते थे। जैसे ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, ये कोई सेट ए है, ये कोई सेट बी है, तो इसमें ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमारा जो ग्रीन पोर्शन है, इसका हमें यूनियन लेना है सेट ए के साथ, तो ए के साथ यूनियन आप लेंगे तो सेट ए आ जाएगा। यही हमें प्रूव करना था। तो ये तो हमारी मेथड ऑफ अब्जॉर्प्शन हो गई, लेकिन ये मेथड अच्छी नहीं मानी जाती है। लास्ट में हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी दोनों में यूज करके बाद में इस कॉन्सेप्ट का यूज किया, जो कि हम पहले भी कर सकते थे, इसलिए ये मेथड ज्यादा अप्रोप्रिएट नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम एलिमेंट मेथड का यूज करेंगे। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको अल्टरनेटिव मेथड, जो कि ज्यादा सही रहेगी, का यूज करेंगे। तो एलिमेंट मेथड में क्या होगा, जैसे हमें यहां क्या प्रूव करना है, ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए के इक्वल है, तो हम यहां इस कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी ए का सबसेट है और ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। तो यहां पे वो प्रॉपर्टी हो गई कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। तो यहां पे हम इसी मेथड का यूज करेंगे। तो लेट x बिलोंग्स टू ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी। हमने मान लिया कि x ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी से बिलोंग करता है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए यूनियन का मतलब होता है और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। और डियर स्टूडेंट्स, इसका क्या मतलब निकलता है? दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन b का मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। यहां इसका ये मीनिंग है कि x a से भी बिलोंग करता है एंड x b से भी बिलोंग करता है, और यहां x a से बिलोंग करता है। तो इन दोनों से ये रिजल्ट निकलता है कि x बिलोंग्स टू a। तो इसका क्या मतलब हुआ? x अगर a यूनियन a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a। तो इसका ये मतलब हुआ, इसको हम नंबर 1 माने और इसको नंबर 2 माने, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी कंक्लूड दैट a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज सबसेट ऑफ a। तो ये इस a का, ये सेट a का सबसेट है। सिमिलरली हम ये शो कर सकते हैं कि ए सेट ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी का सबसेट है। तो सिमिलरली लेट अस अज्यूम दैट x बिलोंग्स टू सेट ए। x जो है सेट ए से बिलोंग करता है। इसका क्या मतलब हुआ? x अगर a से बिलोंग करता है तो इसका मतलब हुआ कि x इससे भी बिलोंग करेगा। x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, यानी x a से बिलोंग करे या फिर वो x a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करे, तो उसका यही मतलब होगा कि वो x a से बिलोंग कर रहा है। x a से बिलोंग कर रहा है तो इससे भी बिलोंग करेगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a यूनियन a इंटरसेक्शन b। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका ये मतलब है कि x a से बिलोंग करता है और x a यूनियन a इंटरसेक्शन b से बिलोंग करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज सबसेट ऑफ a यूनियन a इंटरसेक्शन b। तो a अगर a यूनियन a इंटरसेक्शन b का सबसेट है और a यूनियन a इंटरसेक्शन b a का सबसेट है, तो इन दोनों से क्या रिजल्ट निकलता है? इनसे यही कंक्लूजन ड्रॉ होता है कि a यूनियन a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू सेट a। तो इस ढंग से हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव कर पाएंगे। सिमिलरली हम एलिमेंट मेथड का यूज करके रिजल्ट नंबर 2 को भी प्रूव कर सकते हैं। तो वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए भी हम इसी मेथड का यूज करेंगे। तो यहां पे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन a यूनियन b। x अगर a इंटरसेक्शन a यूनियन b से बिलोंग करता है, इसका मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a यूनियन b। व्हाट डज इट मीन? x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू a और
x बिलोंग्स टू b, x a से बिलोंग करता है एंड x a यहां भी एग्जिस्ट करता है या फिर x b से करता है, तो एंड यहां पे है दोनों में, इससे ये रिजल्ट निकलेगा कि x बिलोंग्स टू a, x इससे बिलोंग करता है और ये रिजल्ट आता है कि x a से भी बिलोंग करता है। इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन a यूनियन b इज सबसेट ऑफ a, ये रिजल्ट नंबर 1। Similarly, we can show that let x belongs to A. This implies that x belongs to A intersection A union B. x A से belong करता है तो x इससे भी करता है. What does it mean? This implies that A is subset of A intersection A union B. ये रिजल्ट नंबर 2। अब 1 और 2 से हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? तो फ्रॉम 1 and 2 से हम ये दिखा सकते हैं कि A इंटरसेक्शन A यूनियन B इज इक्वल टू सेट A, हेंस प्रूव्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम एलिमेंट मेथड का यूज कर सकते हैं। कुछ स्टूडेंट्स को ये थोड़ा सा कम समझ अगर आया है तो वो ध्यान दे सकते हैं कि यहां जैसे हमने क्या लिखा है कि लेट x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन B, इसका मतलब हुआ कि x A से भी बिलोंग करेगा, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, ठीक है। तो एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन B, फिर हमने क्या राइट डाउन किया अगली स्टेप में, x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू A यूनियन का मतलब और होता है, और x बिलोंग्स टू B। अब इन दोनों का हमें एंड है तो दोनों से बिलोंग करना चाहिए। तो दोनों का क्या मतलब हुआ, यहां इस स्टेटमेंट में तो ये लिखा है कि x A से बिलोंग करता है एंड यानी कॉमन होना चाहिए x A से, तो x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B, तो यहां x बिलोंग्स टू A आया है, तो इन दोनों स्टेटमेंट से ये रिजल्ट निकला कि x बिलोंग्स टू A, ठीक है। सिमिलरली वी कैन शो दैट अगर x A से बिलोंग करता है तो x A इंटरसेक्शन A यूनियन B से भी बिलोंग करेगा, क्योंकि इसका भी यही मतलब है कि जो एलिमेंट सेट A में हैं वो सारे एलिमेंट A इंटरसेक्शन A यूनियन B में भी होंगे, क्योंकि इंटरसेक्शन का मतलब होता है A के एलिमेंट और इसके कॉमन एलिमेंट, और अगर वो A में है तो इनका कॉमन होगा तो A वाले एलिमेंट तो होंगे ही होंगे। तो x A से तो बिलोंग करेगा ही करेगा, x अगर A से बिलोंग कर रहा है तो x इससे तो बिलोंग करेगा ही करेगा, और अगर x इससे बिलोंग कर रहा है तो A इज ए सबसेट ऑफ A इंटरसेक्शन A यूनियन B। ये सबसेट की डेफिनेशन है जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इफ x बिलोंग्स टू A दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू B। व्हाट डज इट मीन? दिस इंप्लाइज दैट A इज सबसेट ऑफ B। तो ये हमने आपको सबसेट की डेफिनेशन बताई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहां एलिमेंट मेथड का यूज किया और फिर हमने इन दोनों को इक्वल प्रूव किया। तो आई होप यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दीज अल्टरनेटिव मेथड्स ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 8 इज शो दैट A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन C नीड नॉट इंप्लाई सेट B इज इक्वल टू सेट C। तो यहां पे आपको ये शो करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमें ऐसे शो करना हो कि ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सेट B और C दोनों इक्वल हों, तो ये हम एक काउंटर एग्जाम्पल देके भी प्रूव कर सकते हैं। तो स्टेटमेंट का अगर हमें नेगेटिव प्रूव करना हो कि ऐसा नहीं होगा, तो उस स्टेटमेंट को काउंटर एग्जाम्पल से प्रूव किया जा सकता है, ठीक है। तो यहां हम एक एग्जाम्पल से इसको प्रूव कर सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा होता कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल है और फिर हमें प्रूव करना होता कि सेट B इज इक्वल टू सेट C, फिर एग्जाम्पल से काम ना चलेगा बच्चों, फिर हमें इसको थ्योरेटिकली प्रूव करना पड़ता। लेकिन यहां पे ऐसा लिख दिया कि अगर ये दोनों इक्वल हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि B C के इक्वल ही होगा, तो एक एग्जाम्पल इसको फेल करने के लिए काफी है। जैसे अगर हमें ये प्रूव करना हो कि कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है मोहन, हमें यह प्रूव करना है कि मोहन हमेशा सच बोलता है, तो एक एग्जाम्पल से काम नहीं चलेगा कि मोहन ने कहीं सच बोला और हम ये कह दें, उसका एग्जाम्पल दे दें कि मोहन ने वहां सच बोला था इसलिए मोहन सत्यवादी है, हमेशा सच बोलता है। ये एग्जाम्पल उसके लिए काफ़ी नहीं है उसको सच्चा सिद्ध करने के लिए। लेकिन अगर हमें मोहन को झूठा प्रूव करना है तो एक काउंटर एग्जाम्पल काफ़ी है। तो फिर हम कह सकते हैं कि मोहन ने उस जगह पे एक एग्जाम्पल देके बता दें कि वहां झूठ बोला, इसलिए मोहन सच्चा नहीं है, झूठा है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमें ये प्रूव करना है कि अगर ये दोनों इक्वल हैं
तो इससे ये इंप्लाई नहीं होता कि सेट बी और सी इक्वल हैं, तो एक काउंटर एग्जाम्पल यहां काफी रहेगा। ओके, नाउ शो दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। तो हम एक एग्जाम्पल लेते हैं कि लेट सेट ए को मान लेते हैं कि 1,2, ओके, और सेट बी क्या हो सकता है, सेट बी को ले लेते हैं 1,3। हमने क्या किया, सेट ए और बी को इक्वल नहीं किया है, लेकिन ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो इन दोनों में एलिमेंट 1 कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन बी और ए इंटरसेक्शन सी ये इक्वल होने चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन सी में भी हमें एक एलिमेंट सेम लेना पड़ेगा 1। ओके, और अगला एलिमेंट हम कुछ भी अलग ले सकते हैं, तो हमने ले लिया मान लीजिए 4। इसके बाद अब इससे ये इंप्लाई नहीं होता कि ए, नाउ चलो मैं आपको डिटेल से बता देता हूं। नाउ ए इंटरसेक्शन बी की बात करें तो ये एक सिंगलटन सेट है, 1 एलिमेंट कॉमन है दोनों में। सिमिलरली एंड वी कैन से दैट ए इंटरसेक्शन सी इज ऑल्सो सेट विद एलिमेंट 1, दैट इज सिंगलटन सेट। अब क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी, बट वी ऑब्जर्व दैट सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी। अब सेट बी और सी इक्वल नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि टू सेट्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके सभी एलिमेंट्स इक्वल हों, एज इट इज हों। तो अब 1 तो कॉमन है, लेकिन इसमें एक एलिमेंट 3 है, इसमें 4 है, तो ये एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, इसलिए सेट बी इज नॉट इक्वल टू सेट सी। तो इसका यह मतलब हुआ कि अगर ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन सी के इक्वल है तो नीड नॉट इंप्लाई सेट बी इज इक्वल टू सेट सी। तो हमने एक काउंटर एग्जांपल से इसको शो किया। तो अब डियर स्टूडेंट्स, let us move on to next question, and next question is question number 9. Let A and B be sets if A intersection X is equal to B intersection X is equal to phi and A union X is equal to B union X for some set X. Show that set A is equal to set B. तो यहाँ पे 2 conditions given हैं कि A intersection X और B इंटरसेक्शन X दोनों इक्वल हैं और ये फाई के इक्वल हैं। सिमिलरली A यूनियन X और B यूनियन X दोनों इक्वल हैं और ये सेट X के लिए इक्वल हैं। तो हमें प्रूव करना है, शो करना है कि सेट A और सेट B दोनों इक्वल हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो सेकेंड कंडीशन है उसको ऑब्जर्व करते हैं कि A यूनियन X इज इक्वल टू B यूनियन X। तो 2 सेट्स इक्वल हैं, A यूनियन X कोई सेट होगा, B यूनियन X भी कोई सेट होगा, दोनों इक्वल हैं। तो अगर 2 सेट्स इक्वल हैं तो इन दोनों सेट्स का हम सेट A के साथ इंटरसेक्शन ले लेते हैं, जैसा कि हिंट में भी गिवन है। तो हम क्या करेंगे, A के साथ A यूनियन X का इंटरसेक्शन ले लेंगे, तो ये इक्वल होना चाहिए A इंटरसेक्शन B यूनियन X। दिस इंप्लाइज दैट, अब आपको पता है कि यहां डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो A इंटरसेक्शन A यूनियन A इंटरसेक्शन X इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन सेट B यूनियन A इंटरसेक्शन X। दिस इंप्लाइज दैट A इंटरसेक्शन A ये क्या होता है, ये सेट A होता है। तो सेट A यूनियन A इंटरसेक्शन X। अब A इंटरसेक्शन X के साथ आपको सेट A का यूनियन लेना है। Similarly, this can be written as A intersection B union A intersection X. A intersection B union A intersection X क्या है, ये एक empty set है, ये given है। तो हम A intersection X की जगह पे phi यूज कर सकते हैं क्योंकि ये given है। given A intersection X is equal to phi. दिस कैन बी रिटन एज, अब हम जैसे किसी भी सेट का फाई के साथ यूनियन लेते हैं तो वही सेट आ जाएगा, क्योंकि फाई में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो उस एलिमेंट को इसमें इंक्लूड कैसे करेंगे, तो जो है वही आएगा, तो A इंटरसेक्शन B के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह से A इंटरसेक्शन X भी फाई के इक्वल है, तो यहां भी हम
ए यूनियन फाई लिख सकते हैं। तो ए यूनियन फाई क्या होगा, ये भी सेट ए के इक्वल होगा। ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हम रिजल्ट नंबर 1 कह सकते हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, सिमिलरली अब हम जैसे हमने सेट ए के साथ इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन लिया था, ऐसा ही हम बी के साथ भी करेंगे, और फिर हमारा सेट बी इक्वल आ जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, उसको हम रिजल्ट नंबर 2 कंसीडर करेंगे, और फिर हम 1 एंड 2 दोनों रिजल्ट से ये प्रूव कर देंगे कि सेट ए सेट बी के इक्वल है। बस इतना ही हमें करना है। तो क्या करेंगे, देखिए सिमिलरली हम सेट बी के साथ इंटरसेक्शन लेंगे ए यूनियन एक्स का, और ये इक्वल होगा बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। बी इंटरसेक्शन ए यूनियन एक्स इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी यूनियन एक्स। ओके, ये दोनों इक्वल थे, तो हमने बी सेट के साथ इंटरसेक्शन ले लिया है। अब हम इसको राइट डाउन कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करें तो बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, और प्यारे बच्चों बी इंटरसेक्शन एक्स क्या है, ये फाई के इक्वल है, तो मैं डायरेक्ट फाई राइट डाउन कर रहा हूं। ये फाई कहां से आया, ये आपको समझ आना चाहिए कि बी इंटरसेक्शन एक्स फाई के इक्वल है। ठीक है, तो दिस कैन बी रिटन एज बी इंटरसेक्शन सेट बी यूनियन बी इंटरसेक्शन एक्स, जो कि फाई के इक्वल है। दिस कैन बी रिटन एज, अब बी इंटरसेक्शन ए का हम फाई के साथ यूनियन लें तो वही सेट आएगा, यानी कि बी इंटरसेक्शन ए आ जाएगा, इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन बी का फाई के साथ हम यूनियन लें तो बी इंटरसेक्शन बी आएगा, और बी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सेट बी होता है। दिस इंप्लाइज दैट सेट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। दिस कैन बी कंसिडर्ड एज रिजल्ट नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। From 1 and 2 we conclude that set A is equal to set B। यही हमें प्रूव करना था, तो hence proved। तो इस ढंग से प्यारे बच्चों हम इस प्यारे से रिजल्ट को प्रूव कर सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल रिजल्ट है, इसमें बस आपको ये ध्यान रखना था कि जो सेकेंड रिजल्ट है ए यूनियन एक्स के इक्वल बी यूनियन एक्स है, तो एक बार ए के साथ इंटरसेक्शन लेना है दोनों तरफ, और उससे रिजल्ट नंबर 1 आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करनी है, और एक इस रिजल्ट का आपको पता होना चाहिए कि ए यूनियन फाई सेट ए के इक्वल होता है, बी यूनियन फाई सेट बी के इक्वल होता है, यानी फाई के साथ किसी भी सेट का यूनियन वही सेट होता है। ठीक है, इसका अगर आपको पता है तो यू कैन राइट डाउन सेट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, ये रिजल्ट नंबर 1 आ जाएगा। सिमिलरली ए की जगह पे बी पुट करके सिमिलरली आप शो कर सकते हैं कि सेट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। नंबर 1 में भी यही था कि सेट ए इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और रिजल्ट नंबर 2 में भी ये है कि सेट बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। फ्रॉम 1 and 2 वी कैन से दैट सेट ए इज इक्वल टू सेट बी, हेंस प्रूव्ड। तो बहुत ही सिंपल वे में हम इसको प्रूव कर सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड सेट्स ए बी एंड सी सच दैट ए इंटरसेक्शन बी, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is phi। यानी कि 3 सेट्स इस ढंग से आपको लेने हैं कि उनका इंटरसेक्शन सभी का फाई आना चाहिए, तीनों का, यानी तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए, लेकिन इनमें से कोई भी 2 सेट्स लें तो वो नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए, ये कंडीशन है। तो इसको देखते हुए आप यहां पे एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्योंकि आपको यहां फाइंड करना है फाइंड सेट्स ए बी एंड सी, यानी कि आपको एग्जाम्पल देना है जो इस प्रॉपर्टी को शो करता हो, इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल। तो इसको प्रूव नहीं करना, आप एग्जाम्पल देके शो कर सकते हैं। तो फाइंड सेट्स ए बी एंड सी, तो इस तरह के 3 सेट्स आपको फाइंड आउट करने हैं, जिनमें इनमें से किन्हीं भी 2 सेट्स का इंटरसेक्शन तो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, लेकिन तीनों का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, यानी कि एम्प्टी होना चाहिए। लेट सेट ए इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स 1, 2 एंड सेट बी बी द सेट ऑफ 2 एलिमेंट्स 2, 3। क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी नॉन एम्प्टी होना चाहिए, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन आना चाहिए, तो 2 दोनों में कॉमन है, तो ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है।
सिमिलरली हमें देखना है कि बी और सी में भी कुछ एलिमेंट कॉमन होना चाहिए, ये नॉन एम्प्टी नहीं होना चाहिए। एंड सेट सी कैन बी टेकन एज सेट ऑफ एलिमेंट्स 1 and 3। तो आप देखेंगे कि बी और सी में क्या कॉमन है, एलिमेंट 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी आएगा, लेकिन हमें देखना है कि ए इंटरसेक्शन सी ये भी नॉन एम्प्टी होना चाहिए। तो जब ए और सी की बात करते हैं तो इनमें एलिमेंट 1 कॉमन है, तो ये कंडीशन फुलफिल यहाँ पे हो रही है कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी और सी इंटरसेक्शन ए तीनों क्या हैं, नॉन एम्प्टी हैं। तो यहाँ पे हम शो भी कर सकते हैं, नाउ क्लियरली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू सेट ऑफ एलिमेंट 2 एंड बी इंटरसेक्शन सी में क्या एलिमेंट लिखा जाएगा, इसमें 3 कॉमन है। ऑल्सो ए इंटरसेक्शन सी की आप बात करें तो उसमें एलिमेंट 1 कॉमन है, बट हमें अब ये शो करना है कि तीनों का इंटरसेक्शन 5 होना चाहिए। बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो तीनों में अगर आप कॉमन देखेंगे तो 1 2 इसमें है तो 1 2 सिर्फ 2 है, 1 नहीं है, 1 यहाँ है तो 2 नहीं है, 3 इन दोनों में है तो यहाँ नहीं है, यानी तीनों में कोई भी एक एलिमेंट कॉमन नहीं है। तो वी कंक्लूड दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5, 5 मीन्स एम्प्टी सेट। तो ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इसको शो करने के लिए कि ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी एंड ए इंटरसेक्शन सी आर नॉन एम्प्टी एंड ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ये 5 के इक्वल है। तो इस तरीके से हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नाउ इट्स इनफ फॉर टुडे। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।